हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2022 का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है और आज हम आपके लिए क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश का कंटेंट लेकर आए हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो 30 मार्च है और जो आज के टैग लाइन है हिंदी की तरह अंग्रेज़ी में भी पूरा का पूरा नंबर दिलाएंगे। यह मेरा कमिटमेंट आप सभी से है। क्योंकि असली रण की अब असली तैयारी हम करने जा रहे हैं। आज हम सेक्शन डी पर चर्चा करेंगे इस रिकॉर्डेड सेशन के माध्यम से। फिलहाल है सेशन रिकॉर्डेड, लेकिन आपको एकदम लाइव की तरह से आपको ये पूरा सेशन कंप्लीट कराया जाएगा। एकदम पूरा लाइव की तरह से आपको सेशन को समझाया जाएगा। यदि फिर भी आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट निकले तो तुरंत आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से नए जुड़ रहे हैं सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। इंग्लिश बाय अतुल सर, ये आपका जो प्लेटफॉर्म है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के कंटेंट आपको बहुत ही अच्छे से तरह से दे रहा है। इंग्लिश के कंटेंट के बाद और हिंदी के कंटेंट के बाद सारे बच्चे एकदम उत्साह से भरे पड़े हैं। तो चलिए सेशन को अब देर न करते हुए सीधे हम आपको सेशन पे लेके चलते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और सेशन को लास्ट तक देखें और एक शेयर करना कतई न भूलें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल आपको सेशन मिलने वाले हैं। तो चलिए सेक्शन डी की चर्चा करते हैं। सेक्शन डी का जो पहला जो क्वेश्चन आता है हम सभी लोग जानते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स का आता है। और ये जो सेक्शन आपका डी है ये आपका प्रोज सेक्शन से बिलोंग करता है। प्रोज सेक्शन के अंतर्गत में हमको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों कंप्लीट करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका प्रोज सेक्शन का शॉर्ट आंसर है। क्वेश्चन है, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम। मुकेश कौन है और उसका स्वप्न क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग ये लेसन पढ़ चुके हैं लॉस्ट स्प्रिंग का, ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो देखते हैं। मुकेश बिलोंग्स टू द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार से संबंधित है। वेयर ईच फैमिली इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, जहां पर प्रत्येक परिवार बैंगल मेकिंग के काम में लगा हुआ है। ऑन आस्किंग मुकेश से पूछने पर सेज वह कहता है, मुकेश कहता है, आई विल बी मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक होऊंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। 10 इस प्रकार ही वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर, इस प्रकार वह अपने शरीर का अपने मन का स्वयं मालिक होना चाहता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मुकेश कौन है, मुकेश बैंगल मेकर परिवार से संबंधित है फिरोजाबाद से, और वहां प्रत्येक परिवार बैंगल मेकिंग से संबंधित है, चूड़ियां बनाने वाले परिवार संबंधित हैं। तो मुकेश के पूछने पर उसके स्वप्न का पता चलता है। तो वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक होऊंगा और मैं कार चलाना सीखूंगा। इस प्रकार वह अपनी इच्छा का मालिक स्वयं बनना चाहता है। तो उसका क्या ड्रीम है यह भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर। फेरी वाले ने लोहपति का निमंत्रण क्यों अस्वीकार कर दिया। तो क्यों अस्वीकार किया है फेरी वाले ने, आइए जानते हैं इसके आंसर को। द पैडलर, फेरी वाले ने डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर का मतलब यह है लोहपति, और लोहपति का मतलब है जो लोहे का कार्य करते हैं उन्हें हम लोहपति कहते हैं। द पैडलर, फेरी वाले ने डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर के इन्विटेशन को, निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज कैरिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, क्योंकि वह किसान के, ध्यान रखेंगे, किसान के पैसे लिए था। विच ही हैड स्टोलन, जिसको उसने चुराया था। ये कौन चुराया था? या पैडलर ने चुराया था।
और पैडलर ने इसीलिए उसके इनविटेशन को डिक्लाइन किया था। एंड माइट हैव बीन हैंडेड ओवर टू द पुलिस, और उसे यह शक था कि वह पुलिस को भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। व्हेन द आयरन मास्टर डिस्कवर्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी, जब लोहपति को उसकी पहचान के बारे में पता चल जाएगा। तो इनविटेशन क्यों चुराया था फेरी वाले ने? फेरी वाले ने इनविटेशन इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसने किसान के पैसे को चुराया था और उसे यह शक था कि जब उसकी आइडेंटिटी लोहपति को मालूम होगी तो वह पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसलिए फेरी वाले ने लोहपति के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम जानते हैं, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स का ये आपको क्वेश्चन करना है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका लॉन्ग आंसर है, और लॉन्ग आंसर एक इसका है, प्रोज सेक्शन का है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द plight ऑफ द रैग पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग पाठ में plight का मतलब होता है दशा, रैग पिकर्स कूड़ा उठाने वाले को। तो कूड़ा उठाने वाले के जीवन की जो दशा है वो जो पाठ में दिया गया है उसकी हमको व्याख्या करना है। तो कूड़ा उठाने वालों की दशा का वर्णन करना है जो पाठ में दिया गया है। तो आइए मैं बड़े ही आसानी से इसको आपको समझाता हूं। निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही आसानी से ये आपके दिमाग में सेट मैं करूंगा। चलिए सीधे आंसर पे चलते हैं। सीमापुरी इज अ सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स। ये जो सीमापुरी स्थान है ये 10,000 कूड़ा बीनने वाले का 10,000 कूड़ा बीनने वालों से अधिक का एक स्थान है। सीमापुरी 10,000 कूड़ा उठाने वालों 10,000 कूड़ा उठाने वालों का एक स्थान है। इट इज अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी का मतलब होता है बाह्य क्षेत्र में। तो दिल्ली के बाह्य क्षेत्र में यह स्थान है। कौन? सीमापुरी। तो सीमापुरी दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित है और यह 10,000 कूड़ा करकट के परिवारों से यह सेटलमेंट है अर्थात स्थान है। दोज हु लिव हियर आर स्काटर्स। ध्यान रखेंगे जो यहाँ पे रहते हैं आर स्काटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश। स्कॉटर का मतलब ध्यान रखेंगे शरणार्थी होता है। तो वे सभी लोग शरणार्थी हैं हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो सन 1971 में बांग्लादेश से आए हैं। रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड। ये जो जितने भी कूड़ा करकट बीनने वाले हैं ये सब कीचड़ से बनी हुई झोपड़ी में रहते हैं। क्योंकि हम लोग दशा का वर्णन कर रहे हैं तो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। दे हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपालिन। तो उनके पास जो छत थी, कमरे की जो छत थी वो किसकी थी? टिन की और टारपालिन की। टारपालिन मतलब तिरपाल। टिन और तिरपाल का इनके पास छत था। देयर इज नो सीवेज। यहाँ मल विसर्जन के लिए कोई भी नाली नहीं थी। ड्रेनेज कोई सामान्य भी नाली नहीं थी। रनिंग वाटर, यहाँ पर बहते हुए जल की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। कहां पर? सीमापुरी में। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी। ये जितने भी रिफ्यूजी हैं उनके लिए आया है दे। तो दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना पहचान के वो यहाँ रहते हैं। एंड विदाउट परमिट, और इनको किसी भी प्रकार की परमिट भी नहीं मिली है, अर्थात अनुमति भी इनको बिना अनुमति के ये लोग रह रहे हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम। ये भोजन जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैन देयर आइडेंटिटी, उनकी पहचान की अपेक्षा में, उनकी पहचान की अपेक्षा में भोजन महत्वपूर्ण वस्तु है इनके लिए। चिल्ड्रन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। चिल्ड्रन जब बड़े होते हैं तो उनके जीविका में ये पार्टनर हो जाते हैं, सहायक हो जाते हैं। इन परिवारों के जो बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जीविका में ही वो सहायक हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ में। तो अगला पैराग्राफ चूंकि 80 वर्ड का करना है तो एक दूसरा पैराग्राफ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रेन, नंगे पैर
नंगे पैर के बच्चों की एक सेना अपीयर इन द मॉर्निंग, सुबह में प्रकट हो जाती है, दिखाई पड़ती है, विथ देयर प्लास्टिक बैग, और उनके साथ में प्लास्टिक बैग होता है, झोले होते हैं, ऑन देयर शोल्डर, कहाँ पर, कंधों पर। तो बच्चों की एक नंगे पैर बच्चों की जो एक सेना हर सुबह अपने प्लास्टिक बैग के साथ में, कंधे पर अपने प्लास्टिक बैग के साथ में दिखती है। गार्बेज हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रेन, ये जो कूड़ा करकट है ये इन बच्चों के लिए एक अलग मतलब रखता है, ये अलग मतलब रखता है। ये जो गार्बेज इनका है इन बच्चों के लिए एक अलग मतलब है। क्या है? फॉर देम, उनके लिए, इट इज़ रैप्ड इन वंडर, ये आश्चर्य का ढेर है। उन बच्चों के लिए ये आश्चर्य का ढेर है। दे में फाइंड अ रूपी, वे 1 रुपया पा जाते हैं। इवन अ 10 रूपी, कभी कभी वो 10 रुपया पा जाते हैं। आर अ सिल्वर क्वाइन, और कभी कभी तो वो चांदी का भी सिक्का पा जाते हैं। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और उन सारे बच्चों के एक ऑलवेज माने सदैव एक आशा होती है कि वह इससे अधिक ही पाएंगे। ये वहाँ की बच्चों की, वहाँ की सोसाइटी की, वहाँ उनकी पूरे जीवन की यही एक दशा है। मेरा अनुमान है, बड़े ही आसान शब्दों में मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है, अब पूरी तरह से यह आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको स्टैंजा पढ़ना है और इसके बाद उसके क्वेश्चन को जो नीचे दिए गए हैं उसके क्वेश्चन को हल करना है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। बहुत ही फैंटास्टिक आपका ये स्टैंजा है। हम सभी लोग इस लाइन को पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, और इसके जो पोएटेस हैं वो भी आप दिमाग में रखेंगे, कमला दास। कमला दास इज पोएटेस ऑफ द पोयम, और पोयम का क्या नाम है? माई मदर एट 66। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेखिका महोदय अपनी माताजी के साथ में पिछले रविवार को वो कोचीन की यात्रा पर हैं, रास्ते में कार से वो जा रही हैं, और जब अपनी माता को वो एयरपोर्ट पर छोड़ती हैं तो वहाँ से यह लाइन ली गई है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। तो सिक्योरिटी चेक होने के पश्चात, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होने के पश्चात, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, लेखिका महोदय कहती हैं कि मैं कुछ दूर खड़ी होकर, आई लुक्ड अगेन, मैं उनको फिर से देखती हूँ। उनको कौन है ये? दोबारा कौन है? अपनी माँ को। एट हर कौन है ये? हर, उनकी माँ। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, ये इनका बिना रंगहीन आप कह सकते हैं। वैन का मतलब क्या होता है? कलरलेस। उनका चेहरा रंगहीन हो गया है, उदास हो गया है। एज अ लेट विंटर्स मून, ध्यान रखेंगे, एकदम उसी तरीके से जैसे कि जाड़े की चंद्रमा देर रात में दिखती है, चंद्रमा देर रात में उदास दिखता है, पीला पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, इस तरह से लेखिका महोदय को अपनी माँ का चेहरा दिखता है। ध्यान रखेंगे, एज शब्द आया है और यहाँ दूसरे से तुलना भी हो रही है, तो कंपैरिजन आपको मिल रहा है। तो यहाँ आप तुरंत जान गए होंगे कि यहाँ का जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? सिमिली। लाइन आप दिमाग में रखेंगे, कंपैरिजन वर्ड एज, इट मीन्स सिमिली। अब चलिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हु वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के लिए कौन गया, एंड हु इज हर, ये हर किसके लिए आया है इन द एबव लाइन, उपर्युक्त लाइन में, उपर्युक्त पंक्ति में ये हर किसके लिए आया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे, तब आप राइट आंसर करेंगे। आंसर भी देख लेते हैं। द पोएटेस कमला दास वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट। तो कमला दास जो इस कविता की कवियत्री महोदय हैं, वो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के लिए जाती हैं, सुरक्षा की दृष्टि से वो जाती हैं। हर इन द एबव लाइन, जो ये हर है ये उपर्युक्त लाइन में, रिफर्स टू द पोएटेस मदर, ये किसके लिए आता है? तो ये रिफर्स टू पोएटेस मदर, ये पोएटेस की माँ के लिए आता है। पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन
लेके चलते हैं। व्हाट डज द पोएटेस कंपेयर हर मदर्स फेस टू एंड वाई। तो पोएटेस अपनी माँ का चेहरा, मदर्स फेस का मतलब माँ का चेहरा, कंपेयर तुलना करती हैं किससे और क्यों, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर क्या है, द पोएटेस कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून। कवियत्री महोदय अपनी माँ का चेहरा देर जाड़े के देर रात में जिस तरह से चंद्रमा होता है, उस चंद्रमा के तरह से अपनी माँ का चेहरा वो तुलना करती हैं। जस्ट एज लेट विंटर्स मून, जैसे कि लेट विंटर्स मून होता है, लुक्स कलरलेस। कैसा दिखता है ये, कलरलेस। कौन, मून। उस समय जाड़ों में जो देर रात अर्धरात्रि में जो कलर होता है वो कैसा होता है, बिना कलर का हो जाता है। एंड डल, और एकदम मुरझाया हुआ हो जाता है। सेम एज पोएटेस मदर फेस लुक्स ग्लूम, उसी तरीके से पोएटेस की माँ का चेहरा भी उदास दिखता है। तो यह भी आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हु इज पोएटेस ऑफ द पोयम। इस पोयम की पोएटेस कौन है, कवियत्री कौन है। तो हमने पहले ही इसका आंसर कर दिया है, कमला दास है। क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन तुरंत आप करेंगे। यदि सेशन को लास्ट तक देखते हैं तो सारे क्वेश्चन रटाने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर आपका पोयम से, पोएट्री से क्या क्या आएगा, एक स्टैंजा का क्वेश्चन और दूसरा सेंट्रल आइडिया। तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66। तो 66 जो पोयम है, पहली पोयम है, उसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो हम आपको सेंट्रल आइडिया बड़े ही आसान शब्दों में आज आपको समझाते हैं। निश्चित तौर पे सारी चीज़ें आपको एकदम रट जाएंगी। द पोयम इज कंपोज्ड बाय कमला दास। यह कविता जो है वो कमला दास के माध्यम से, कमला दास के द्वारा यह रचित है। द पोयम स्टार्ट विथ अ जर्नी। यह कविता एक यात्रा से शुरू होती है आप द पोएटेस, कवियत्री के, विथ हर मदर, अपनी माँ के साथ। अपनी माँ के साथ कवियत्री महोदय द्वारा एक यात्रा से यह कविता शुरू होती है। कहाँ के लिए, टू कोचीन, कोचीन के लिए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे, पिछले रविवार की सुबह कोचीन की यात्रा अपनी माँ के साथ जब उन्होंने किया, वहाँ से इस कविता की शुरुआत होती है। द पोएटेस नोटिस्ड हर मदर सिटिंग बिसाइड हर। तो कवियत्री महोदय ने अपनी माँ को देखा जो कि उनके बगल में ही बैठी थी। हु वॉज डोजिंग एंड ओपन माउथ। तो वो ऊँग रही थी और ऊँगते समय उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। एंड हर फेस वॉज कलरलेस लाइक एसन एंड क्रॉप्स। और उनका जो चेहरा था वो कलरलेस था, लाइक एसन एंड क्रॉप्स, जैसे कि बिना किसी रंग के एक लाश हो जाती है, इस तरह से उनकी माँ का चेहरा बन गया था, हो गया था। एट दैट द पोएटेस रियलाइज दैट। जो ही उन्होंने इतना देखा तो कवियत्री महोदय को यह एहसास हो जाता है कि हर मदर हैड ग्रीव ओल्ड। अब उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं। एंड सून सी विल सेपरेटेड, और जल्दी ही वह उनसे जुदा हो जाएंगी। एंड आउटसाइड यंग ग्रीन, इतने में वो ध्यान अपना बाहर जब देती हैं, बाहर की तरफ यंग ग्रीन ट्रीज, जो उनके छोटे छोटे हरे पेड़ हैं, चिल्ड्रेन, बच्चे हैं, आर एंजॉइंग, वे आनंद ले रहे हैं। बट लेकिन द पोएटेस वॉज रेस्टलेस, लेकिन कवियत्री महोदय जो हैं वो बेचैन हैं। द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर्स, कविता यह भी प्रदर्शित करती है द फीलिंग ऑफ पेन, एक कष्ट का एहसास प्रदर्शित करती है। किसके, एक पुत्री के। ऑन लीविंग हर मदर, अपनी माँ से बिछड़ने पर एक पुत्री के कष्ट का एहसास भी यह कविता प्रदर्शित करती है। तो जहाँ तक ये अनुमान है पूरी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। फिर भी कहीं डाउट हो तुरंत आप क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। हम जानते हैं कि अब शॉर्ट स्टोरी की बारी है और यहाँ 40 शब्द में आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, जिसके 8 मार्क हैं। हम 1 मार्क भी यहाँ से छोड़ने वाले नहीं हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम का पुराना व्यवसाय क्या है।
व्हाई कैन नॉट ही गो बैक टू इट, वह फिर से यहाँ क्यों नहीं जा सका, इस व्यापार में क्यों नहीं पहुँच सका, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट ऑफ साइकास्टिस्ट, तो सैम का जो पुराना बिजनेस है वह एक मनोचिकित्सक का है। बट नाउ ही इज गेल्सबर्ग ऑफ 1894, लेकिन इस समय वह 1894 के गेल्सबर्ग में है। इट इज पीरियड, यह वह अवधि है व्हेन पीपुल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, जबकि यह उस समय की बात है जब लोग सारी चिंताओं से मुक्त थे। देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, किसी भी मनोचिकित्सक की कोई भी आवश्यकता इस समय नहीं है। थस इस प्रकार सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इस प्रकार सैम अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता है। तो सैम क्यों नहीं जा सकता, क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, तो ये जो साहिर एक बालक है, जब वह बड़ा होगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साहिर जो बच्चा है वो बड़ा होकर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या होगा भैया, ध्यान दें, व्हेन ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, जब वह 20 वर्ष का था, ही बिकेम द किंग ऑफ द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम, तो वह प्रतिबंधपुरम राज्य का राजा हो गया। ही फेम्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को प्रसिद्ध किया एज अ ब्रेव एंड करेजियस किंग, जैसे कि एक बहादुर और साहसी राजा के रूप में उसने अपने आप को प्रदर्शित किया। तो ये दो क्वेश्चन आपके शॉर्ट स्टोरी से शॉर्ट आंसर। अब इसके बाद एक लॉन्ग आंसर। आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, 7 नंबर का एक क्वेश्चन है, और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको रटाऊंगा, उतने से ही क्वेश्चन आपके बन जाने हैं। हाउ डिड डॉक्टर सदाव रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड बिटवीन हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री एंड हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर। ये आपका शॉर्ट स्टोरी की एक स्टोरी है। एनिमी, एनिमी का मतलब आपको मालूम होगा, शत्रु। एक शत्रु के विषय में ये कहानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कहानी है। पहले छोटी सी एक इसकी स्टोरी मैं बता दूं। ये कहानी जो है वो किस पर आधारित है, एक जापान के डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर सदाओ, और दूसरा उनके सामने एक मरीज है जो एक अमेरिकन एक योद्धा है, एक सैनिक है, अमेरिकन सैनिक। तो उस अमेरिकन सैनिक और डॉक्टर सदाओ, क्योंकि डॉक्टर सदाओ जापान से संबंधित हैं, वो मरीज जो है अमेरिका से है, दोनों में युद्ध भी चल रहा है। तो एक डॉक्टर के रूप में हाउ डिड डॉक्टर सदाओ रिजॉल्व, कैसे डॉक्टर सदाओ ने हल किया क्या, कॉन्फ्लिक्ट, एक विरोध इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, बिटवीन हिज लॉयल्टी, अपनी वफादारी के बीच में, किसकी वफादारी, कंट्री की वफादारी, एंड हिज ड्यूटी, और उनके पास एक ड्यूटी भी है। क्या ड्यूटी है, वो एक डॉक्टर हैं। तो एक डॉक्टर के रूप में और एक देश की वफादारी के बीच में उनके मन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने कैसे हल किया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो हमने आपको इसकी समरी बता दी। ये कहानी किस पे आधारित है, एक डॉक्टर और एक मरीज के बीच में। डॉक्टर जो है वो जापान का है और मरीज जो है वो अमेरिका का है। आइए चलते हैं, इसके आंसर को देखते हैं। आफ्टर सदाओ ब्रॉट द वुंडेड अमेरिकन सोल्जर, एक अमेरिकन सोल्जर है और वो अमेरिकन सोल्जर कैसा है, घायल है। वो कहाँ आता है, डॉक्टर सदाओ के घर पर पहुंचने के पश्चात से यह बात स्टार्ट हो रही है। हिज माइंड वॉज फॉर्म बाय द कॉन्फ्लिक्ट, उसी समय डॉक्टर का जो माइंड है वो कैसा किस तरह से बन जाता है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज सेंस ऑफ पैट्रियाटिज्म, उनके देशभक्ति की जो भावना है, लॉयल्टी टू हिज कंट्री, अपने देश के प्रति वफादारी,
एंड हिज लॉयल्टी टू हिज प्रोफेशन, और अपने व्यवसाय के प्रति वफादारी एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में। तो जब अमेरिकन सोल्जर डॉक्टर सदाओ के घर पे पहुंचने के पश्चात डॉक्टर सदाओ के मन में एक गतिरोध पैदा होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उनके मन में गतिरोध किसका है? उनके राष्ट्र की भक्ति, उनके देश के प्रति वफादारी और उनके अपने प्रोफेशन के बीच में। ये तीन चीज़ें उनके मन में एक साथ जागृत होती हैं और उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। ही वॉज फेस्ड विथ अ डिलेमा, उस समय वह एक निराशा का सामना करते हैं। एज टू वेदर ही शुड रियल द वाइट मैन, उसे वाइट मैन को उपचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आर नॉट का मतलब नहीं। तो उनके मन में कॉन्फ्लिक्ट है, उसी समय उदासी होती है, और ये वह इस उदासी के बीच में वो सोचते हैं कि इस वाइट मैन का हमें उपचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विद द वार गोइंग ऑन, क्योंकि उस समय वार जो है, जो युद्ध है वो गोइंग ऑन है, वो जारी है। अमेरिकन वॉज हिज एनिमी, और अमेरिकन जो है वो क्या है? उनका शत्रु है। एंड इट वॉज हिज ड्यूटी टू हैंड हिम ओवर टू एडमिनिस्ट्रेटर, जब वो दुश्मन है तो उनका यह कर्तव्य हो जाता है। इट वॉज हिज ड्यूटी, यह उनका कर्तव्य हो जाता है कि हैंड हिम ओवर, वह उसको सौंप दें, किसको? टू एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर जो वहाँ के शासनाधिकारी हैं, उनको, प्रशासक हैं, उनको वह सौंप देना, यह उनका कर्तव्य बन जाता है। बट लेकिन द मैन वॉज बैडली वुंडेड, लेकिन यह जो व्यक्ति है, जो अमेरिकन सैनिक है, वो बैडली वुंडेड है, बहुत ही बुरी तरह से घायल है। एंड रिक्वायर्ड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, और उस समय उसे तुरंत एक मेडिकल अटेंशन उसको चाहिए। इस समय मेडिकल उपचार उसको तुरंत चाहिए, क्योंकि वो घायल है। सदाओ हैड बीन ट्रेंड नॉट टू लेट अ मैन डाई, सदाओ को यह प्रशिक्षित किया गया था कि किसी भी आदमी को मृत पड़ा हुआ आदमी जो है, मौत के पास पहुंचा हुआ जो आदमी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। इफ ही कुड हेल्प हिम, यदि वह उसकी सहायता कर सकता है। इट वॉज हिज मॉरल एंड एथिकल ड्यूटी, यह उसका नैतिक ड्यूटी है, एक नैतिक कर्तव्य है। एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में, टू वुंडेड पर्सन, उस घायल व्यक्ति के लिए, उस घायल व्यक्ति के लिए डॉक्टर की यह ड्यूटी है कि वह उसको हेल्प दे। फाइनली, अंत में, हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर कंपेल्ड हिम, अंत में जो डॉक्टर का एक कर्तव्य होता है उसको विवश कर देता है। कंपेल मीन्स विवश करना, टू हेल्प द एनिमी, उस एनिमी की सहायता करने के लिए। यह उनके डॉक्टर के कर्तव्य ने यह उनको विवश कर दिया। दिस रिसॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, और इस कॉन्फ्लिक्ट का उनके मन में चल रहे गतिरोध का हल हो जाता है। सदाओ वैल्यूड ह्यूमन लाइफ, सदाओ जो है वो मानवीय जीवन को वैल्यू करते हैं, बहुत ही महत्व देते हैं। एबव एवरीथिंग, सारी चीज़ों के ऊपर। एल्स एंड हिज वाइफ हैना, ध्यान रखेंगे उनकी पत्नी का क्या नाम है? हैना है। यहाँ स्पेलिंग एरर है, HANA है उनका नाम, डबल एन नहीं है। एंड हिज वाइफ हैना आल्सो सपोर्टेड हिज डिसीजन, और उनकी पत्नी हैना जो है वो उनके निर्णय पर समर्थन भी देती है। तो कैसे गतिरोध समाप्त होता है उनके मन में? तो पहले उनके मन में 3 तरीके से गतिरोध पैदा होता है। एक पैट्रियाटिज्म को लेकर, एक अपने देश के प्रति वफादारी के लिए, और तीसरा उनके डॉक्टर के प्रोफेशन के लिए। ये तीनों गतिरोध उनको परेशान करते हैं। और उसमें जबकि उनको अमेरिकन वुंडेड वो सैनिक जो था उसको एडमिनिस्ट्रेटर को, प्रशासक को सौंप देना चाहिए था, लेकिन वो बैडली वुंडेड था, जिसकी वजह से डॉक्टर सदाओ को यह प्रशिक्षित किया गया था कि किसी भी मरते व्यक्ति को हम नहीं छोड़ सकते। उनको यह विवश कर दिया उस डॉक्टर के व्यवसाय ने कि उसकी एनिमी की हेल्प की जाए, और अंततः वह हेल्प करते हैं, और उनकी पत्नी हाना भी उनके इस निर्णय का सपोर्ट करती है। तो ये ध्यान रखेंगे, इतने में आपको 40 नंबर का आज ये सेशन पक्का कर दिया जाता है।
मेरा अनुमान है कि एक एक क्वेश्चन आपको रट गया होगा, लेकिन फिर भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, आप प्रोनाउंसिएशन में, अर्थ को समझने में, वर्ड मीनिंग में, आप तुरंत कमेंट के माध्यम से पूछें। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। आपका अब इससे आज क्वेश्चन भी बनने वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे। आज मैं आपको ये सेशन को लाइव सेशन में जब होगा तो इसकी प्रैक्टिस भी होगी। तो सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। धन्यवाद।